वो मुझसे ऐसी बात की जैसे आपने की है ना, और उसको भी सेम ऐसी ही सजा मिली है। तो की हुई मुझे पता है, आप में से किसी ने नहीं है, बस सिर्फ ग्रुप नहीं करवाने मैम, के। की हुई है, मजाक नहीं, सीरियसली की हुई है, बस वो रफ है ना। मैम अच्छा उसे जी, नीट करना है मैम। ठीक हो गया। आज हम, अच्छा चलिए देखते हैं, इट्स ओके। ठीक। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जो कि फाइनाइट डिफरेंस का लास्ट समझे होगा, आज का सेंटर बनेगा। और फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर इनफैक्ट स्टार्ट करेंगे, विच इज अबाउट इंटरपोलेशन। उससे पहले मुझे आपसे एक बात करनी है, वो ये कि मेरी कुछ क्लासेस आपको पता है मिस हुई हैं, मुझे कोविड वगैरह था उस वीक की भी। तो अब वो अरेंज करनी है। दो तरह से काम हो सकता है, या तो मैं आप लोगों की क्लास अरेंज करूं और क्लासेस लूं और मैं उसमें पढ़ाऊं, या ये हो सकता है कि जैसे अभी फाइनाइट डिफरेंस की एक्सरसाइज मैंने आपको करवानी है ना, उसकी क्वेश्चन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं जो मुझे करवाने हैं आपको। तो वो जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस करते हैं जो आपने क्लास में पढ़े हैं प्लस। तो मैं ये करूं कि रिकॉर्डेड लेक्चर करके और आपको वो एक्सरसाइज सॉल्व, मतलब एक्सरसाइज जो भी है ना, वो मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के तौर पे दे दिया करूं कि जब आपने करनी होगी वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया करें और उसमें से प्रिपेयर कर लें देख के। या फिर ये है कि आप मुझे क्लास अरेंज करके दें, तो फिर मैं क्लास जैसे हम चल रहे हैं इसी तरह से मुझे मेकअप क्लासेस देते जाएं, तो मैं आपको क्लास में ही साथ साथ करवा दूंगी। लेकिन जो लेक्चर कॉन्सेप्चुअल है, जैसे नया टॉपिक है, मसलन हमने सेंट्रल डिफरेंस पढ़ना है आज या शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ना है, तो वो भी मुझे ठीक नहीं लग रहा होता कि वो बच्चों को आप रिकॉर्डेड लेक्चर दे दें, बिकॉज नया कॉन्सेप्ट होता है, साथ साथ क्लास में चला जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन इस सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर पे बेस करते हुए जो क्वेश्चन है वो इसी पे बेस करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट में होंगे। तो अगर उसको हम रिकॉर्डेड पे भी ले जाएं तो इतना मसला नहीं होगा आप लोगों को। तो ये फिर आप लोगों ने डिसाइड करना है और अपने सीआर को बता देना है और मुझे बता दें कि आप लोग किस तरह चाह रहे हैं, मेकअप्स करनी है, क्लासेस अरेंज करके दे दें, या फिर अगर रिकॉर्डेड लेक्चर करने हैं तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में ये होगा कि इस वीक में एक दो डाल दूंगी सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, कुछ भी इसमें नया नहीं होगा, जो एक्सरसाइज है उसी के क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन किस बेस पे होंगे, जो आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। और या फिर ये कर दूंगी कि तीसरी ऑप्शन मैंने आपको कौन सी दी है, तीसरी ऑप्शन ये दी है कि आप मुझे क्लासेस दे दें, पता नहीं दूसरी कौन सी थी, मिक्स हो गई हैं सारी मैम ऑप्शन। क्लासेस रहने दें, वो आपके लिए भी मसला होगा, हमारे लिए भी। तो आप ये जो रिकॉर्डेड वाला कह रही है ना, ये ठीक है ना, वो बस क्वेश्चंस चलिए, वाला। हाँ, सिर्फ एक्सरसाइज, यानी नया, नई उन लेक्चर्स के अंदर कोई भी चीज नहीं होगी, जो हमने ऑलरेडी हाँ की इम्प्लीमेंटेशन में एक्सरसाइज के क्वेश्चन जैसे हैं, तो वो पढ़ा हुआ तो टॉपिक आपने क्लास में है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया हुआ है वो चीजें हम साथ साथ उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में डाल दूंगी, तो चलो सोल्यूशन ये वैसे ठीक है। कर लेते हैं। तो ये साथ मेरे लेक्चर्स भी हो जाएंगे और आप लोगों को भी इसका बर्डनाइज नहीं होगा, या ऐसा नहीं होगा हम्म। कि कोई चीज में ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं आज अपना आज का लेक्चर, जो कि हमारा दो टॉपिक्स हैं असल में, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर फॉर चैप्टर 2, जो कि फाइनाइट डिफरेंस का था, और फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 विच इज अबाउट इंटरपोलेशन। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ ये हुई है कि जो हमारी आउटलाइन है उसमें कर्व फिटिंग भी है, और कर्व फिटिंग का टॉपिक आपकी बुक में मौजूद नहीं है, लाइक ये वाला टॉपिक। तो जहाँ से मैंने ये लेक्चर बनाया है, आज का लेक्चर या जो अगला लेक्चर होगा, उस टॉपिक, वो जो भी मतलब फॉर्म है, वो मैं आपकी जो फोल्डर होगा आपका फिटिंग वाला उसमें मतलब डाल दूंगी। ये नोट्स तो डाल ही दूंगी क्योंकि ये बहुत प्रिसाइज होते हैं, इनमें टू द पॉइंट बात होती है ना। अगर आपने डिटेल पढ़नी है तो जहां से मैंने ये सारी डिटेल उठाई हुई है वो पीडीएफ में साथ डाल दूंगी, तो आप उसको ही फॉलो कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर के लिए भी डाल दूंगी, बिकॉज ये वाला टॉपिक जो है, या लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये आपकी बुक में मौजूद नहीं है, बुक में सिर्फ इंटरपोलेशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सेंट्रल डिफरेंस और शिफ्ट ऑपरेटर। ये हमारे पास क्या है, चैप्टर 2 के टॉपिक है, मैं लिख भी देती हूँ। और ये हमारे पास फिर चैप्टर 3 है विच इज इंटरपोलेशन, उसके टॉपिक्स है। तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को जैसे कल हमने डिफाइन किया था कि हम इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वाली जो स्टेंसिल मैंने आपसे कहा था ये बड़े काम की चीज़ है, इसको अपने पास बना के रख ले, और ये आपको हमेशा फॉरवर्ड, बैकवर्ड और सेंट्रल इवन निकालने में हेल्प आउट करेगी। तो ये मैं बना लेती हूँ, गलत बना रही हूँ, i-1 पीछे होगा, ये रहा i-1 और यहाँ पे होगा मेरे पास i+1। ठीक है ना, पॉइंट्स हम ले रहे हैं, कोई भी पॉइंट्स, जैसे ये आपके पास अगर -1 है, ये 0 होगा, ये 1 होगा। अगर 1 का मैं ये जो स्टेप साइज है जिससे हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल h, अगर मैं 1 ले रही हूँ, तो
या अगर ये 0 है मेरे पास तो ये 1 होगा और ये आपके पास 2 होगा। यस आ जाए। वालेकुम सलाम सर, ठीक ठाक। मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि ये जो ठीक है करवा रहे हो वो आपने करनी है या नहीं करनी? सब शुक्र है अल्लाह का सर। जी जी ये ना कहें सर। जी 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 सर, ये ना कहें आप प्लीज। इतना वेट पड़ गया सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज सर। अच्छा जनाब, ओके मैंने म्यूट की बजाय अनम्यूट किया हुआ था इतनी देर से। बाकी तो कह रही रिकॉर्डिंग में भी साथ साथ जाएगा। चले, नहीं मैम, आपने नहीं नहीं सुना? मैम, बाद में हुआ नहीं हम अनम्यूट। अच्छा अभी हुआ। चल, okay, okay. The central difference operator sigma is represented as here. अच्छा मैं आपको बता रही थी कि ये जो हमारे पास टेंसल है ये काम आने वाली है। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि f of i, ये जो f i है इसके लिए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि i के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए। तो i प्लस 1 माइनस एफ आई, ये आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होगा। अगर मैं आपसे कहती हूँ इसका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होगा एफ आई का, तो वो आप क्या कहेंगे कि वो आपके पास होगा एफ, सेम यही होगा वैसे, एफ आई प्लस 1 माइनस एफ आई। उसमें आपके पास ये फॉरवर्ड पॉइंट होगा, इसको हम लिख लेंगे कि ये हमारे पास आई प्लस 1 पे हम यानी निकाल रहे हैं बैकवर्ड के लिए। अगला पॉइंट उसमें आपके पास बैकवर्ड पॉइंट होना चाहिए। अब जब सेंट्रल की हम बात करते हैं तो सेंट्रल का क्या मतलब है कि सेंटर में कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब सेंटर पे अगर आपने देखनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कि आप सिग्मा है ना, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बताएं कि एफ, ठीक है, और इक्वल टू अभी मैं रख लेती हूँ एफ आई माइनस एफ, या प्लस हम इसे लेके चल रहे हैं ना, चलिए प्लस को ही लेके चलते हैं, एफ आई प्लस 1। तो इसका आप सेंटर जो होगा वो पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे इन दो पॉइंट्स में हम आई को लेते थे फॉर फॉरवर्ड, आई प्लस 1 को लेते थे फॉर बैकवर्ड, यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ रहा होगा जो इन दोनों का सेंटर होगा। अगर मैं आपको पहले टेबल दिखा दूं वो फिर आपके लिए ज्यादा इजी होगा ये ऊपर वाली चीजें समझना। देखिए ये आपके पास है सारे एक्स आई, x1, x2, x3, x4 आपके पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x हैं, और ये आपके पास एफ आई की डिफरेंट वैल्यूज है, लाइक फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि आपने सेंट्रल डिफरेंस या फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस फाइंड आउट करना है सिग्मा एफ आई। कहाँ पे हम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल डिफरेंस की बात हो रही है ना, तो सेंट्रल का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट जो कि सेंटर में हो इन दोनों पॉइंट्स के, उसके डिफरेंट मतलब उसका पॉइंट आपसे कहा जा रहा है। सो 1 और 0 का सेंटर आपके पास कहाँ पे बनेगा, 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, 1/2 पे। तो हम कहेंगे कि सेंट्रल डिफरेंस एट 1/2 जो होगा वो आपके पास क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन f1 माइनस एफ नॉट, यानी इनका सेंटर पॉइंट आपके पास ये आएगा, बिकॉज दिस इज सेंट्रल डिफरेंस, तो हम सेंटर की बात कर रहे हैं। तो इन दो पॉइंट का सेंटर क्या होगा, 1/2। अब हम नेक्स्ट 2 पॉइंट्स को अगर देखें तो ये देखिए आपके पास है 2 प्लस 1, 3/2 आपके पास होगा, ये सेंटर में पॉइंट मतलब 1 और 2 के दरमियान में क्या आएगा, 3/2, मतलब वो उसका सेंटर पॉइंट होगा। सिमिलरली अगर हम देखते हैं इन दो के दरमियान, तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 और 3, और हम इसे किस तरह से कर लेंगे कि ये 2 प्लस 3 आपके पास हो जाएगा 5/2। तो ये आपके पास एक और पॉइंट आ जाता है सेंटर में। और फिर 3 और ये 4 में 3 नजर नहीं आ रहा, ये 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 7/2 आपके पास एक और पॉइंट आ जाएगा। तो हम तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट है, ये सेंट्रल कब होगा, जब इसके लेफ्ट और राइट पे कोई ना कोई पॉइंट होंगे,
तब आपके पास ये उसका सेंटर होगा, उसका मिड पॉइंट आपके पास होगा। जैसे हम बैकवर्ड में क्या कहते थे कि बैकवर्ड पॉइंट के लिए उसके डिफरेंस में पिछला पॉइंट होना जरूरी है, फॉरवर्ड के लिए उसके डिफरेंस में अगला पॉइंट होना जरूरी है। तो सेंट्रल के लिए आपके पास लेफ्ट और राइट के पॉइंट्स होना जरूरी है। तो इस 1/2 का लेफ्ट और राइट क्या बनेगा, 0 और 1। 3/2 का लेफ्ट और राइट क्या बनेगा, 1 और 2। 5/2 का लेफ्ट और राइट क्या बनेगा, 5 और 2 और 3 एंड सो ऑन। अब जब हम नेक्स्ट सेकेंड डिफरेंस सेंट्रल डिफरेंस पे जाएंगे तो हमारे पास किस तरह से हो जाएगा, देखिए 3/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2। सो 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और इसका मिड पॉइंट यानी हमने लेना है ना, विच इज डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1। तो देखिए सेकेंड डिफरेंस पे आपके पास इंटीजर मैच करता हुआ आ रहा है किससे, जो कि हमने फॉरवर्ड में इंटीजर्स देखे, सबस्क्रिप्ट में आपने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में या बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में इंटीजर्स देखे हैं, आपने फ्रैक्शन नहीं देखे। तो पहली चीज डिफरेंट ये आती है कि जब हम सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन में सबस्क्रिप्ट आ रहे होते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है कि जो इवन है, आप अगर इवन 4 को देखें, 6 को देखते, आगे 8 को देखते, तो जो इवन आपके पास सेंट्रल डिफरेंस है मौजूद, उसका कॉलम जो है वो हमेशा सबस्क्रिप्ट में इंटीजर्स दे रहा होता है। जैसे आपके पास है 5/2 प्लस 3/2, तो ये 8/2 हो जाएगा विच इज 4। और इस पूरे को आप डिवाइड करें, अगर आप मिड पॉइंट ले रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 2 विच इज 2। तो आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा, सिमिलरली आपके पास ये 3 आप नेक्स्ट मतलब तीसरा पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा। अगेन जब आप ऑड के लिए निकाल रहे हैं, नाउ दिस इज योर ऑड डिफरेंस, मतलब थर्ड ऑर्डर डिफरेंस है, सेंट्रल डिफरेंस आप निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 3/2, 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 5/2। अब इन दोनों को अगेन कंबाइन करेंगे तो ये फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस आपको मिलेगा विच इज इवन, जो अगेन आपको सबस्क्रिप्ट में क्या दे देगा, इंटीजर। तो ये मैंने स्टैरिक यहाँ पे यूज करते हुए इसको इधर डिफाइन कर दिया, ये वाली बात कि जो इवन ऑर्डर डिफरेंस है उनके इंटीजर सबस्क्रिप्ट है। और क्यों ये बात मैंने लिखी है, बिकॉज जब हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अंदर जाएंगे वहां पे हम इसको अप्लाई करेंगे, बिकॉज हम इसको रिलेट करने जा रहे होते हैं विद फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस। वहां पे ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होते। यही डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं कि सेंट्रल का है, क्योंकि फाइनाइट डिफरेंस टेबल में जब आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात करते हैं, जहां सबस्क्रिप्ट में आपके पास इंटीजर्स मौजूद है, तो आप पूरे टेबल को यूज कर सकते हैं, उनको आपस में रिलेट कर सकते हैं ना, फॉरवर्ड को बैकवर्ड की वैल्यूज के साथ। बट यहाँ पे आके आपके पास रिस्ट्रिक्शन आ जाती है बिकॉज ऑफ दीज फ्रैक्शन। ये वहां रिलेट नहीं हो सकते फॉरवर्ड के साथ या बैकवर्ड के साथ, क्योंकि वहां पे हमने इंटीजर्स को पढ़ा हुआ है, आपके पास सबस्क्रिप्ट में वो आ रहे होते हैं। बिकॉज ये सेंटर है, ये 1/2 3/2 है, तो फिर हम कोशिश ये होती है कि हम सिर्फ इवन ऑर्डर जो डिफरेंस है जिनके इंटीजर सबस्क्रिप्ट है उनको उठाएं और उनके साथ रिलेट करें। रिलेट कैसे कर रहे होते हैं, वो हम रिलेट इस तरह से करते हैं। ये मैंने रिलेशन का फिर साथ ये नहीं, इसके बाद ये चीज इसलिए डाली है। जैसे आपको याद हो, हम कहते थे कि मुझे बताएं कि F1 माइनस F0 अगर मैं आपसे कहती हूँ तो फॉरवर्ड के लिए ये किसका डिफरेंस होगा। फर्स्ट ऑर्डर अगर मैं आपसे कहती हूँ फॉरवर्ड डिफरेंस बताएं तो ये किसका होगा। F0 का। वेरी गुड, ये हमारे पास का होगा, F0 का होगा। अब मुझे बताएं सेम यही पॉइंट बैकवर्ड डिफरेंस में किसके लिए होगा। F1 का। F1 का, ठीक है, F1 का हो जाएगा। अब देखिए सेम वही पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम इनको ना रिलेट करने के लिए, जो मैं नहीं कह रही थी आप लिख सकते हैं, बट सेंट्रल में क्या है कि ये 0 और 1 अगर आपके पास कहीं अपीयर हो रहे होंगे तो वो सिर्फ इवन ऑर्डर है, बाकी वो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है, तो वो इस तरह रिलेट नहीं हो रहे होते। और अब तीसरा आपके पास क्या आता है, सेम इसको अब अगर देखें, वो F माइनस F0, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि व्हाट अबाउट सेंट्रल स्कीम, मतलब सेंट्रल डिफरेंस कौन सा होगा, तो कौन सा होगा जी बताएं पॉइंट, किस पॉइंट का ये 1/5। यस 1/2 का, 1/2 का। यस 1/2 का ये आपके पास है। तो अब आप देखें ये तीनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दैट इंडिकेट्स के फॉरवर्ड डिफरेंस एट F0, बैकवर्ड डिफरेंस एट F1 एंड सेंट्रल डिफरेंस एट F1/2 ये आपस में सेम होते हैं।
इससे हम ये निकाल सकते हैं। तो सम टाइम्स हम क्या करते हैं, जब आगे डिफरेंशिएशन आप यूज करेंगे वहां पे आप देखेंगे कि हम एक को इन टर्म ऑफ अदर यानी बैकवर्ड सेम आपके पास एंट्रीज आ रही है ना, बट यहाँ पे देखिए F1 माइनस एफ नॉट जरूर है, बट ये जो डेल्टा एफ नॉट है ये टेबल के अंदर जो एंट्री दे रहा होगा वो डेल्टा F1 और सिग्मा F1/2 नोटेशन आपके पास जस्ट डिफरेंट आई है, मतलब टेबल की एंट्री है जस्ट नोटेशन डिफरेंट के साथ आई है। आगे जब हम चलेंगे ना न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में, जहां आपको याद हो हम डेरिवेटिव निकालते होते हैं dy/dx, मैं वहां अगर आपसे कहूंगी कि इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स को, इसको अप्रोक्सीमेट करें बाय यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बाय यूजिंग बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बाय यूजिंग सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, और फिर कंपैरिजन करें फैक्ट क्या पड़ता है, तो वहां जाके आपको ये वाली चीजें ज्यादा बेहतर क्लियर होने वाली हैं। अभी तक अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि किस पॉइंट के साथ कौन सी नोटेशन हमने देनी है, लाइक फॉरवर्ड का मतलब है कि ये पॉइंट, बैकवर्ड का मतलब है बैकवर्ड पॉइंट होना चाहिए, सेंट्रल का मतलब है कि उसका सेंटर होना चाहिए, तो आई थिंक काफी मतलब इनफ है। मतलब आगे हम चलेंगे ना जब, और टेबल बनाना कंस्ट्रक्ट करना भी आपको आ गया, तो जब इसको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट करेंगे तो मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है जो आपको यहाँ पे समझाई है, ये यहाँ पे है, और फिर उसको सेकंड के लिए किया था, और फिर ये मैंने के लिए चेक किया, आप भी इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर को स्टेप ऑपरेटर भी कहते हैं, इतना कोई मुश्किल काम इसका है नहीं, बहुत आसान सा ऑपरेटर है। सम टाइम्स जब हम रिलेट कर रहे होते हैं एक ऑपरेटर को इन टर्म ऑफ अनदर ऑपरेटर, तो फिर हम इस शिफ्ट ऑपरेटर को यूज करते हैं। जैसे हम शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं किसी भी फंक्शन पे एट आर, तो इसका फायदा क्या होता है, ये सबस्क्रिप्ट में 1 का इंक्रीज कर देता है। जैसे आपके पास सबस्क्रिप्ट में आर है ना, तो r+1 दे देता है। तो ये इस तरह एक आप कह लेते हैं कि एक पॉइंट इंक्रीज टेंसल में, एक आप एक पॉइंट आगे चले जाते हैं, उसको ये हेल्प आउट करता है। मसलन मैं आपसे कहूँ कि आप बताएं कि जब आप शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे F0 पे, तो वो उसे क्या करेगा, वो उसे शिफ्ट कर देगा, F1 बना देगा। अगर आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर में कह रही हूँ अप्लाई करें एट F10 पे, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि ये इसको बना देगा F11। तो जहां हम रिलेशनशिप यूज कर रहे होते हैं ना, या रिलेट करके कोई पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करते हैं, वहां पे ये एक तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन हमारे पास आती है, या फिर हम शिफ्ट ऑपरेटर को भी यूज कर रहे होते हैं। और ये मैंने लिखा है कि जी ये पार्ट हमारे पास यहाँ पे ये हो गया, इसको देख लें, नहीं तो रहने दे। ये शिफ्ट ऑपरेटर, सेकंड शिफ्ट ऑपरेटर एफ आर पे जब अप्लाई होगा, तो जैसे पहले ब्रेक करके हमने लिखा था ना वैसे ही, अब जब शिफ्ट ऑपरेटर एफ आर पे अप्लाई होगा तो Fr+1 कर देगा। अब इस पे शिफ्ट ऑपरेटर करेंगे तो Fr2। तो इसको देखते हुए इन जनरल हम क्या कह रहे हैं कि जब nth आपके पास ऑर्डर का शिफ्ट ऑपरेटर क्या होगा, e⁻n Fr=Fr+s। ये शिफ्ट ऑपरेटर है, और बस इसको बस आना चाहिए, जब आगे मैं डिफरेंशिएशन करवाऊंगी वहां कहीं यूज हुआ तो मैं आपको बता दूंगी। आपने सिर्फ इतना याद रखना है इसमें कि क्या कर देता है, एक सबस्क्रिप्ट में 1 का एडिशन हो जाता है, दैट्स इट। अच्छा जनाब, इसके बाद ये काम खत्म हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो इन टॉपिक से रिलेटेड है वो मैंने पहले सॉल्व करने मैंने कुछ कर लिए हैं, कुछ बाकी सॉल्व करूंगी जो मुझे लगेगा कि डिफरेंट है और बच्चों को करवा देने चाहिए, वो एक्सरसाइज चैप्टर 2 की जो होगी, और फिर मैं उसको अपलोड कर दूंगी PDF भी, और लेक्चर नोट जो रिकॉर्डिंग है वो भी। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 3 पे, विच इज अबाउट इंटरपोलेशन। और जैसे मैंने अभी आपको पहले स्टार्ट करने से लेक्चर पहले बता दिया था कि इंटरपोलेशन का जो चैप्टर है वो उसके अंदर कर्व फिटिंग नहीं है, लेकिन जो हमारी कोर्स आउटलाइन है, अगर आप कोर्स आउटलाइन को उठा के देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इंटरपोलेशन एंड कर्व फिटिंग, या कर्व फिटिंग एंड इंटरपोलेशन, इन्हीं दोनों टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो फिर ये जो कर्व फिटिंग वाला टॉपिक है मैंने पहले करवाया, क्योंकि इंटरपोलेशन थोड़ा लेंथी है तो वो बाद में करेंगे, कर्व फिटिंग को हम पहले कर लेते हैं। और ये पहले करवाने का मकसद, और इसके लिए जो नोट्स में यूज करूंगी या जहां से मैंने ये सारा मटेरियल उठाया या क्वेश्चन उठाऊंगी वो भी आपको बता दूंगी। और अगर आपने वो नहीं पढ़ना तो आई थिंक मेरे नोट्स भी इनफ होंगे, आपको कम से कम समझ आ जाएगी कर्व फिटिंग में और इंटरपोलेशन में क्या फर्क है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले तो ये जो दो टेक्निक्स हैं कर्व फिटिंग की या इंटरपोलेशन की, इनमें डिफरेंस क्या होता है या किस लिए यूज होती हैं ये देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि जो कर्व फिटिंग की बात कर रहे हैं इसी से रिलेटेड ये एक मेथड है जिसको हम कहते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जो मे बी आपने अगर स्टैट्स पढ़ी है तो रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में आपको टीचर ने करवाया होगा।
या अगर आपने स्टैट्स नहीं भी पढ़ी तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो है वो थोड़ा रिनाउंड ही है, मतलब मे भी आप में से कुछ को पता हो, मे भी सबने किया हुआ हो, मुझे नहीं आइडिया, बट अगर नहीं किया, किसी को नहीं पता तो नो प्रॉब्लम, आज की क्लास में हम कर लेंगे और क्यों यूज करते हैं ये भी देख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास है टॉपिक इंटरपोलेशन की। व्हाट इज इंटरपोलेशन? अच्छा, इंटरपोलेशन को ब्रॉडर सेंस में अगर मैं लेके चलूँ तो दो तरह से हम लेके चल सकते हैं। नंबर वन, जब आपके पास ह्यूज डाटा सेट हो, जब आपके पास काफी ज्यादा सारे डाटा पॉइंट्स हो, तो आप क्या करते हैं, आपके पास एक एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मैं उसको एक्स आई कर देती हूँ, देन वी हैव वाई आई विच इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल। लाइक यहाँ पे होगा एक्स वन, कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं ना, एक्स टू आपके पास है, एक्स थ्री आपके पास है, एक्स फोर आपके पास है, एक्स फाइव आपके पास है, ठीक है। इसके अगेंस्ट आपके पास जब आप फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, y1 y2 y3 y4 एंड y5, ठीक हो गया। ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू है। जब आप इनको प्लॉट करते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये हमारे पास प्लेन है विच इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, मैं कह देती हूँ दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो आप x में कोई भी पॉइंट रैंडम ले लेती हूँ, जैसे मेरे पास एक ये पॉइंट है x1 y1, हम प्लॉट करते हैं ना x एक्सिस में और y एक्सिस में, इसमें प्लॉट करना तो हमें अब आ ही गया है। ये मेरे पास से x2 y2 पॉइंट है, x2 y2 एक और पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे तो मेरे पास ये 5 ही पॉइंट है ना, लेकिन इन जर्नल आपके पास ये, जब मैं जिन पॉइंट्स की बात कर रही हूँ आपको इंटरपोलेशन में, वो मैं ह्यूज डाटा सेट की बात कर रही हूँ कि ज्यादा सारे पॉइंट्स होंगे। दिस इज माय x4 y4 एंड देन दिस इज x5 y5, ठीक है। ये मैं 5 जो हमारे पास पॉइंट्स थे मैंने उनको यहाँ पे प्लॉट कर लिया। तो इंटरपोलेशन ये कह रही है कि जो आपने अपने डाटा पॉइंट्स प्लॉट किए हुए हैं, आप जब इनको कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन, पीस वाइज आप इनका कनेक्शन करते हैं। जैसे देखिए x1 को मैं कनेक्ट करूंगी x2 से, नाउ दिस इज अ पीस ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर मैं इसको कनेक्ट करूंगी x3 से, अनदर स्ट्रेट लाइन। फिर x3 को कनेक्ट करूंगी x4 से, और फिर मैं क्या करूंगी, इसको कनेक्ट करूंगी x5 से। तो यूं मेरे पास क्या होगा कि ये एक आपके पास एक लाइन बनेगी जो कि आपके डाटा पॉइंट्स हैं उनमें से पास करती हुई होगी। तो आप कहेंगे कि ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, आपके फंक्शंस को, जो भी आपके पास है। बट आपने नोट किया होगा समटाइम्स ऐसा होता है कि रिलेशन लीनियर होता है, लाइक दो आपके पास, जैसे ओहम्स लॉ की बात कर लेना, वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हमेशा देता है जब आप उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। लेकिन अगर आपने वो जो रीडिंग्स ली हुई हैं, जो भी आपने उसका प्रैक्टिकल किया है और आपने जो रीडिंग्स ली हैं, उन रीडिंग्स के अंदर मे बी आपका ऑपरेटर्स खराब हो सकता है तो रीडिंग गलत आ जाएंगी, मे बी आपका ह्यूमन एरर, आपने सेट उसे ठीक तरीके से ना किया हो तो भी रीडिंग गलत आ सकती है। तो बजाय ये कि वो आपको एक स्ट्रेट लाइन दे, वो आपको मतलब ये वाला रिलेशनशिप दे, वो बिटवीन आई थिंक करंट एंड वोल्टेज शायद निकाल रहे होते हैं आप लोग, तो वो आपको अगर इस तरह का ट्रेंड दे दे, लाइक इस तरह का ग्राफ दे दे, तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो तो गलत हो जाएगा। तो अब चाहे रीडिंग आपकी जिस तरह से भी आई है, आपका ऑपरेटर्स का खराब था या आपका ह्यूमन एरर हो गया है या कोई और सर्कमस्टांसेस थे, बट आना उसको स्ट्रेट लाइन चाहिए था, लेकिन जो आपका ग्राफ मिला है आपको वो से इस तरह का आपको मिल गया। इन दैट वे फिर हम उसको किस तरह से लिखें, फिर हम उसको किस तरह से प्लॉट करें, दोबारा से नए सिरे से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें या कोई और सोल्यूशन उसके लिए निकालें। एक चीज अपने जहन में ये रखें। दूसरा पार्ट ये देखें कि जब आपके पास ह्यूज डाटा होता है, लाइक जब आपके पास, मैंने ह्यूज डाटा की बात की, जब आपके पास ये तो इस तरह से आपके पास पॉइंट्स हैं, बट ये पॉइंट्स इस तरह से भी तो हो सकते हैं ना, स्कैटर्ड डाटा जिसे हम कहते हैं, जैसे ब्राउनियन मोशन है, ये आपके पास स्कैटर्ड डाटा है, ठीक है। अब इसको किस तरह से प्लॉट किया जाए, या छोटी छोटी ये जो हम स्ट्रेट लाइंस बना रहे हैं, क्या ये इसके लिए भी इतनी ही इफेक्टिव होंगी, वो जो ट्रेंड हम बताना चाह रहे हैं कि क्या वो शो कर रही होंगी या नहीं कर रही होंगी। तो लीनियर इंटरपोलेशन या आप कह लें इंटरपोलेशन तब तक इफेक्टिव है जब तक आपके पास जो डाटा सेट है उसके लिए आप इजीली लाइक इस तरह से प्लॉट कर सकें।
लेकिन जब आपके पास स्कैटर्ड डाटा होता है, इन दैट वे आप इस ग्राफ को इस डाटा के लिए नहीं प्लॉट कर सकते। या दूसरी सूरत में क्या हो सकता है कि आपको चाहिए तो लीनियर ग्राफ था, चाहिए तो स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन आपको मिल गई इस किस्म की कोई कर्व मिल गई। अब उसको किस तरह से ठीक किया जाए? क्या दोबारा नए सिरे से एक्सपेरिमेंट किया जाए, या फिर इसी ग्राफ को सेट किया जाए और स्ट्रेट लाइन बना ली जाए, इस ग्राफ को मतलब एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर लिया जाए? तो ये जो दो बातें हैं जो आपको इंटरपोलेशन में नहीं पता चलती, तो फिर इनका आंसर हमें दे रहा होता है कर्व फिटिंग। तो कर्व फिटिंग क्या करता है कि वो इस डाटा के लिए जो कि आपने लिया है, जो आपके पास मे बी स्कैटर्ड डाटा हो, मे बी आपका ग्राफ लीनियर बनना हो बट वो ना बना हो, इन दोनों प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है। किस तरह से कि जो स्कैटर्ड डाटा है वो कहता है आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, एक स्ट्रेट लाइन, ये देखें, ये मैंने ड्रॉ की, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो आपके डाटा सेट के मैक्सिमम पॉइंट को कवर कर रही हो, या एटलीस्ट उसका जो डिफरेंस है, डेविएशन है डाटा पॉइंट्स की, वो कम से कम हो। तो मैं कह सकती हूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये हर पॉइंट में से पास नहीं कर रही, लेकिन ये जो लाइन है वो मैं कहती हूँ मेरे इन डाटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। बजाय ये कि मैं, मुझे चाहिए थी स्ट्रेट लाइन बट मुझे नहीं मिली, मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो गलत हो गया, तो अब रिजल्ट तो मतलब जैसे ओम लाए तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, लीनियर ट्रेंड उसे देना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहा, तो इट्स ओके, मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी और मैं कहूंगी कि ये मेरे जो डाटा पॉइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है। या फिर मैं यहाँ पे, जैसे ये मेरे पास एक सेट डाटा सेट है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन बना लूंगी और मैं कहूंगी, और मैं स्ट्रेट लाइन बनाते हुए जहन में क्या रखूंगी कि वो मैक्सिमम मेरे डाटा पॉइंट्स को कवर करे, या ऐसी जगह पे मैं लाइन ड्रॉ करूं जहाँ पे जो डिफरेंस है बिटवीन माय पॉइंट्स एंड लाइन वो मिनिमाइज हो, कम से कम हो, ताकि उसकी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ये लाइन दे सके मेरे डाटा पॉइंट की। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कर्व फिटिंग है। लाइक हम एक कर्व कर्व क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जरूरी तो नहीं है स्ट्रेट लाइन हो, हम कोई पैराबोला भी बना के अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक अब के अकॉर्डिंगली। अब जैसे ये डाटा है तो मे बी इसके लिए पैराबोला बेस्ट अप्रोक्सीमेशन दे रहा होता, तो इन दैट केस इसलिए मैं कर्व यूज कर रही हूँ। लेकिन हम जो काम करेंगे वो स्ट्रेट लाइन के लिए ही करेंगे, क्योंकि लीनियर इंटरपोलेशन की बात करेंगे आगे चल के, तो मेरी कोशिश यही है कि हम लीनियर ट्रेंड पे रहें, स्ट्रेट लाइन पे रहें। तो समझ आ गई कि इंटरपोलेशन हमारे पास क्या है। मैं इसको यहाँ से रीड कर लेती हूँ, कनेक्ट द डाटा डॉट। ये रेड वाली मेरे पास डाटा डॉट्स थी, इनको आपस में एक लाइन से हमने कनेक्ट किया, दिस इज सिंपली इंटरपोलेशन। इसका एक और वर्जन भी है, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में देती हूँ, क्योंकि वो आगे ज्यादा यूज होगा, इसलिए मैं अभी इसको नहीं दे रही। अभी मैं इसको कह ले आप रिलेट कर रही हूँ विद कर्व फिटिंग। अच्छा जी, इफ डाटा इज रिलायबल। अब रिलायबल मैंने क्यों लिखा, मैंने कहा कि अगर तो वो रिलायबल है फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है, जो आपने प्लॉट की है वो ठीक है। बट अगर आपने ओहम्स लॉ को प्लॉट करना था, उसकी जो रीडिंग्स है उनको प्लॉट करना था, तो फिर तो आपको स्ट्रेट लाइन जरूरत थी। अगर ये अदर देन ओहम्स लॉ कोई और कर्व है तो इट्स ओके, लेकिन अगर वो नहीं है, आपका एक्सपेरिमेंट खराब हो गया है, इन दैट सेंस अब आप उसको किस तरह से ठीक करें? If data is reliable, we can plot it and connect the dot। जैसे ये हमने ब्लू से पहले कर लिया और मैंने कहा ये कोई भी डाटा हो सकता है। बट इफ इट डज नॉट, लेकिन अगर ये आपके पास ना हो, ठीक है ना, यानी आपके पास ओरिजिनली आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए थी बट वो नहीं मिली, फिर क्या किया जाए? या जब हमारे पास इस तरह का स्कैटर्ड डाटा हो फिर क्या किया जाए? तो फिर हम किसको यूज करते हैं, कर्व फिटिंग को। कि कर्व हमारे पास क्या करती है, वो कैप्चर कर रही होती है ट्रेंड को, किस तरह से, एक लीनियर लाइन से। अब ये देखें, ये इंटरपोलेशन में क्या हुआ है, सेम डाटा मैंने बनाने की कोशिश की है, जितने पॉइंट्स यहाँ पे लिए हैं, जिन पोजीशंस पे लिए हैं, सेम पॉइंट्स मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे भी वही प्लॉट हो जाए। आप यूं समझिए इसी ग्राफ को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की है। पहले ग्राफ में मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये एक इंटरपोलेशन है, क्यों आपने डाटा पॉइंट्स, हर एक पॉइंट में से ना आपकी लाइन जो है वो पास कर रही है, कोई पॉइंट यहाँ नहीं आपको मिल रहा, हर एक पॉइंट को तो वो कवर कर रही है। ठीक है, तो आपके पास ये है। बट अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना था तो फिर तो ठीक ना हुई ना बात, फिर तो आपको कुछ और करना पड़ेगा इसके लिए। या मैं क्या करूं कि जब यही डाटा सेट मेरे पास बहुत ह्यूज हो या बहुत इस तरह की स्कैटरनेस हो, तो मैं क्या करूंगी, बजाय ये कि हर पॉइंट को, हर डॉट को कनेक्ट करूं, मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी
जो इस लाइन को, जो इस डाटा सेट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो मैं कहूंगी ये जो मेरी स्ट्रेट लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है इन डाटा पॉइंट्स को, बजाय ये कि मैं एक एक के बारे में आपको बताऊं, एक एक को कनेक्ट करूं, मैं एक लीनियर ट्रेंड उसमें बना लेती हूँ। तो उसको हम क्या कहते हैं, कैप्चर द ट्रेंड इन द डाटा बाय असाइनिंग अ सिंगल फंक्शन f of x is equal to across the whole range। पूरी रेंज पे हम एक ही फंक्शन ax प्लस b इंटायर रेंज में कर रहे होते हैं। यहाँ पे फॉर ईच लाइन आपके पास ये फंक्शन आ रहा होता है f of x is equal to b, क्योंकि छोटी छोटी, ये देखो ये भी f of x is equal to b प्लस b, ये भी आपके पास ax प्लस b है, ये भी आपके पास ax प्लस b है, ये भी आपके स्ट्रेट लाइन, छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन, उनको पीस वाइज हम कनेक्ट करते हैं इंटरपोलेशन के अंदर, और वो सारे डाटा पॉइंट्स में से पास कर रही होती हैं। तो ये दो फर्क है इन दोनों में, लाइक इंटरपोलेशन में एंड कर्व फिटिंग के अंदर। दैट्स व्हाई ये कंबाइन आपके सिलेबस के अंदर मौजूद है कि आपको पता हो। अब जब हम ये बात कहते हैं कि ये मैंने आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, अब क्लास में हमारे स्टूडेंट ये बात कह सकते हैं कि जो मैम ने अभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है ना, और वो कह रही है कि इस डाटा पॉइंट को ये रिप्रेजेंट कर रही है, तो अगर मैम इसको थोड़ा ऊपर कर लेती ना तो ये वाले पॉइंट्स भी कवर हो जाते, तो ये ज्यादा बेटर अप्रोक्सीमेशन देती। लाइक क्लास में किसी बच्चे के जहन में ये बात जरूर आ सकती है कि मैम ने ये जो लाइन ड्रॉ की है इसको मैम इस तरह से लेती, देखो इस तरह से लेती और इसको यूं पास करवा लेती, लाइक इस तरह से। तो फिर इन दैट सेंस यहाँ पे तो देखो एक भी पॉइंट इस लाइन में से एटलीस्ट पास नहीं कर रहा। इस सेंस में आपके पास ये देखें, ये पॉइंट, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, और ये भी देखें डिस्टेंस मिनिमाइज हो रहा है इसका, ये डिस्टेंस भी मिनिमाइज हो रहा है, ये भी मिनिमाइज हो रहा है, ये भी दो कम है। तो इस तरह से ये फायदा था कि ये लाइन जो मैम की लगाई हुई लाइन है उससे हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन वाली लाइन बेटर अप्रोक्सीमेशन देती। अब ये बात डिसाइड करनी कि जो लाइन क्लास ने मुझे बताई है वो ठीक है, या जो लाइन मैंने बताई है वो ठीक है, या इन जनरल, या हर वक्त हम अपने डाटा में लाइंस ड्रॉ कर करके ही चेक करते रहेंगे। तो मैथ्स तो आपको पता है ना, इस किस्म के गैस रूल पे और इस किस्म की चीजों पे चलता ही नहीं है, उसको तो लॉजिक चाहिए होती है विथ, मतलब वो कहते हैं ना कॉन्क्रीट बैकग्राउंड के साथ, बेस के साथ हमें काम करना होता है। तो हम तो इफ्स एंड बट्स में नहीं पढ़ने वाले लोग, तो हम कहते हैं नहीं, तुक्के मारने की जरूरत नहीं है, आप क्या करें, जो हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसको एडजस्ट कर लें, सो दैट कि आप उसके अंदर जो ए और बी है उसको इस तरह से एडजस्ट करें कि वो इस डाटा की बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दे रही है। सो समझ आइए अभी तक हम किस तरह से चल रहे हैं। हमने किया ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरपोलेशन एंड कर्व फिटिंग। इंटरपोलेशन में हम सारे डाटा पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, और कर्व फिटिंग के अंदर हम एक ट्रेंड देख रहे होते हैं। लाइक ट्रेंड का मतलब है हम डाटा पॉइंट्स में बस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, वो कर्व भी हो सकती है बट हम स्ट्रेट लाइन पे रहेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो हमारे डाटा पॉइंट्स को हम कहते हैं कि उसके लिए जो है वो गुड फिट है आप कह लें, या बेस्ट उसकी अप्रोक्सीमेशन दे रही है ये लाइन। लेकिन अब वो जो लाइन इंटायर रेंज को, आपके पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, वो लाइन खुद कितनी अप्रोक्सीम वो एक्यूरेट है, या अगर आपने जो लाइन बनाई है, जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, उन दोनों में से बेस्ट कौन सी है, वो चीज हमें क्या डिसाइड करके देता है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। यानी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हमारे पास एक ऐसा मेथड है जो डिसाइड करेगा कि इन दो लाइनों में से कौन सी लाइन बेहतर है, या ये दोनों ही बेकार है, एक और लाइन बता देगा कि ये अगर आप बनाते ना तो ये सबसे बेहतर थी। तो वो चीज कौन बताएगा, वो बताएगा हमें मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो इंटरपोलेशन कर्व फिटिंग में आपने सिर्फ लीनियर ट्रेंड की बात की है कि पूरे डाटा को सिर्फ एक लाइन रिप्रेजेंट करती है। अब वो लाइन बेहतर किस तरह से होगी जो आपके डाटा को कंप्लीटली एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करे, वो चीज हमें बताएगी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या है, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा मेथड है जो लीनियर ट्रेंड के लिए, आप कह लें कि आप डाटा सेट के लिए बेस्ट फिट आपको लाइन दे रहा होता है या बेस्ट अप्रोक्सीमेशन दे रहा होता है, ये वो मेथड है। अब इसमें होता क्या है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा है, अभी आप देखिएगा कर लेंगे। ये मैंने बनाई है खिचड़ी, ये आपकी समझ में नहीं आनी, जो मैं अभी क्लास में करवाऊंगी ये समझ लें तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ये मैंने मैथ बना दिया ना, तो इसको मैं सेट करती हूँ अभी आपके साथ। तो हम क्या कर रहे हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड या मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, डिफरेंट नामों से इसको बुलाया जाता है, लेकिन मकसद यही है। अब लीस्ट और स्क्वायर, ये दोनों बातें मैं समझाऊंगी कि क्यों इसको लीस्ट स्क्वायर कहते हैं, एक्चुअली क्या मतलब है, बल्कि अभी आप खुद ही मुझे बता देंगे कि इसलिए लीस्ट स्क्वायर कह रहे हैं।
तो हमने एक और प्लॉट जो मैंने अभी ऊपर आपके सामने बनाया था उसको दोबारा से स्केच करें अपने पास। ये प्लीज कर ले साथ साथ, बिकॉज ये ग्राफ बाद में समझ नहीं आना, फिर भले बैठे रहना कि मैम क्या करती है, कर दिया था मैम ने क्लास में, कैसे समझाया था, समझ ही नहीं आ रही। बिकॉज हुआ ये कि पहले मैंने डाटा पॉइंट्स लिए, उनके बारे में सारा लिखा, फिर मैंने इनको इंटरपोलेशन ली, वो मैंने लाइनें ड्रॉ कर दी इसी ग्राफ में ना सेम, ये नहीं कि साथ में एक और ग्राफ बना लूँ, नहीं, उसी में कर लिया। फिर मैंने उसके बाद क्या किया कि इसी ग्राफ के अंदर लीनियर ट्रेंड बता दिया। तो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन भी आपको बीच में नजर आ रही है, तो मैं नीचे लिख रही हूँ और मॉडिफाई इसी ग्राफ को कर रही हूँ। तो मैंने तो अपने टाइम पे जाके इसको मॉडिफाई किया, लेकिन जब आपके पास पीडीएफ बन गया है तो ये सारा कुछ इस तरह से बना हुआ है। बट ये कलर्स भी अब मेरे पास वो नहीं हुआ कि मैं डिफरेंट डिफरेंट कर लेती, सो डैट आपको समझ आती, इसलिए फिर बेहतर है हम क्लास में इसको कर लेते हैं। तो देखिए मैं दोबारा से पॉइंट्स ले रही हूँ डिफरेंट पॉइंट से। ये मेरे पास है x, ये मेरे पास है y, और फिर ये मेरे पास है x1 x2, बल्कि कर लेते हैं x3, एंड देन वी हैव x4। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एक डाटा सेट है x1 y1, इसे कह लें जैसे ऊपर अभी कहा है ना उसी तरह से। ये कह देते हैं हम x2 y2, इसे कह लेते हैं। फिर इसको मैं कह देती हूँ x3 y3, x3 y3, और इसको हम कह देते हैं x4 y4, x4 y4, और इसको हम कह देते हैं x5 y5। ठीक है, ये हमने ऑर्डर पेयर के नाम रख लिए जी, ये हो गया। अब सबसे पहले मैंने यही लिखा है कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स मेरे पास, या जिन्हें हम डाटा पॉइंट्स कहते हैं, वो होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल xi, ये गलत है, xi होना चाहिए और yi होना चाहिए। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल xi विच इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4 एंड x5, यही 5 पॉइंट मैंने ग्राफ में दिए हुए थे। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, yi विच इज इक्वल टू y1 y2 y3 y4 y5, ये आपके पास आ गए, इनको मैंने रिप्रेजेंट किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि गोल हमारा क्या है, हाउ वन कैन डिफाइन अ कर्व या स्ट्रेट लाइन दैट फिट्स वेल फॉर अबव डाटा। ये किस तरह से डिफाइन की जाए, जो आखिरी बात में हमने ऊपर खत्म की थी ना, कि हमने वो लाइन जो आपने डिसाइड की है या मैंने डिसाइड किया, इनमें से आपके पास बेस्ट फिट या आप कह लें फिट वेल फॉर द अबव डाटा कौन सी होगी, वो डिसाइड करनी है। पर्पज हमारा गोल ऑफ मतलब आप कह लें जो आगे हमें क्लास है उसका ये है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम मैथमेटिशियंस हैं, मैंने आपको पहले कहा था, तो हम इस सेंटेंस की मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या इंटरप्रिटेशन देते हैं कि हमने जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी में ए और बी जो वैल्यूज है ए और बी की, वो इस तरह से एडजस्ट करनी है, हमें इस तरह से कोई मेथड मिले और वो उनको एडजस्ट कर दे कि जब हम ए और बी की वैल्यूज पुट करें तो जो लाइन ड्रॉ हो इस डाटा सेट के लिए वो बेस्ट फिट हो। ठीक है ना। और ये बात क्यों कह रहे हैं, मैंने ऊपर ये सेंटेंस लिखा ही इसलिए कि समझना हम ये चाह रहे हैं, इसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज ये है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप स्ट्रेट लाइन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स प्लस बी। अब ये बेस्ट फिट कब होगी, जब ए और बी की हमें जो वैल्यूज हैं वो इस तरह की मिलेंगी कि जो इसको रिप्रेजेंट प्रॉपरली कर रही हो, जो इसको एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रही हो। तो इसलिए मैंने क्या कहा, वी नीड टू फाइंड ए एंड बी, हमें ए और बी की ऐसी वैल्यूज चाहिए जो इसको वेल फिट या फिट वेल फॉर अबव डाटा हो। अब उसके लिए मैंने पहले आपसे क्या कहा है, दैट बेस्ट फिट द लाइन टू द डाटा, ये मैंने कर दिया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद हमारे जहन में आता है व्हाट मेक्स अ पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन अ गुड फिट, क्या चीज उसको बनाती है एक स्ट्रेट लाइन को, पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन को गुड फिट। तो अब हम इसको देखते हैं। तो ये सबसे पहले पॉइंट में हमने किया, मैं इसको लीनियर ट्रेंड के साथ ही लेके चलती हूँ से बेटा, मैं इसको कहती हूँ कि ये एक लीनियर एक लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है इन डाटा पॉइंट्स को। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं करने ये जा रही हूँ कि जैसे दो ऊपर मेरे पास लाइन, एक लाइन हमने यहाँ पे ये दो लाइंस ड्रॉ की हैं, इन दोनों में से कौन सी बेटर लाइन है मैं वो डिसाइड करने जा रही हूँ। तो मैं से उनमें से एक लाइन लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये एक अगर मेरे पास लाइन थी, अब मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि ये बेहतर है या दूसरी बेहतर है। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक यहाँ से, ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, और ये मेरे पास जो है वो डाटा पॉइंट्स है। मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगी फ्रॉम डाटा पॉइंट्स टू x1 y1, जो भी मेरे पास टू द स्ट्रेट लाइन, और इन दोनों के दरमियान में छोटा सा डिफरेंस है, अगर आप इसे देखें बहुत छोटा सा यहाँ से नजर आ रहा है, लेकिन है सही डिफरेंस। इसको मैं क्या कहूंगी, इसे मैं कह दूंगी E1, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा मेरे पास वो क्या होगा, x1,
एफ ऑफ x1 में क्यों कह रही हूँ, सिर्फ जस्ट टू रिप्रेजेंट माय लाइन पॉइंट, क्योंकि ये लाइन का पॉइंट होगा ना यहाँ पे, ये जो मेरे पास स्ट्रेट लाइन है इसका पॉइंट, उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया x1 से, तो एफ ऑफ x1 मेरे पास पॉइंट आ जाएगा स्ट्रेट लाइन का। और मैं कह रही हूँ कि ये जो मेरे पास डिफरेंस है ना वो एरर 1 होगा, यानी ये जो होगा डिफरेंस वो एरर दे रहा होगा किसके दरमियान, y1 माइनस एफ ऑफ x1। ये जो भी डिफरेंस है वो क्या है, मेरे पास एरर है इन फर्स्ट पॉइंट, मेरे पास ये एरर है। अब ये देखिए ये सेकंड लाइन पॉइंट है मेरे पास, अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ वर्टिकल लाइन, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, x2 एफ ऑफ x2, आप यहाँ पे लिख लें एफ ऑफ x2। तो मैं क्या कहूंगी, मैं कहूंगी कि ये एरर है, ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास क्या है, एक एरर है जो किस में मौजूद है, जो मौजूद है y2 माइनस एफ ऑफ x2, मेरी डाटा पॉइंट से मेरी जो लाइन है उसका डिफरेंस, ये मुझे एरर 2 दे देगा। सिमिलरली मैं एरर 3 को देखती हूँ तो वो मेरे पास इस तरह से देखें वर्टिकल लाइन आ रही है, एरर 4 इस तरह से आ रही है, एरर 5 आपके पास इस तरह से है। मे भी यहाँ पे कोई एक पॉइंट हो जो इसी में से पास कर रहा हो, तो इन दैट केस एरर 0 होगा, सेम पॉइंट आपके पास होंगे। लेकिन अगर आपके पास सेम लाइन के ऊपर आपका डाटा पॉइंट नहीं है तो डेफिनेटली उसमें मतलब उसके अंदर कोई ना कोई डिफरेंस होगा और उस डिफरेंस को हम एरर कह रहे हैं। तो इन जनरल मैं कहती हूँ कि मैं एरर को डिफाइन कर सकती हूँ ई आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई। ये मेरे पास एरर को मैंने रिप्रेजेंट किया कि ये होगा डिफरेंट पॉइंट्स के लिए, मेरे पास इस तरह से एरर आएगा। अब मैंने करना क्या है, मैंने करना ये है कि इन ये जो सारे एरर्स हैं इनको कंबाइन कर लूं, मतलब टोटल देखूं कितना है। अगर वो टोटल यानी ये सारे एरर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 अगर वो किसी सर्टेन लेवल से कम होगा, मिनिमम होगा, तो मैं कहूंगी फॉर एग्जांपल हमने इन सारी इस लाइन के सारे एरर्स को कंबाइन किया, वो टोटल आए 0.5, और जो दूसरी लाइन थी उसके सारे एरर को कंबाइन किया तो वो टोटल आए आपके पास 0.4। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि क्योंकि 0.5 जो है वो बड़ा है, 0.4 आपके पास छोटा है, तो वो लाइन ज्यादा इससे बेहतर है, ठीक है, बट स्टिल बेस्ट फिट कौन सी होगी वो चीज हमने देखनी है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जिसमें ये जो सारे का सारा एरर है जब आप इसको सम करें तो वो मिनिमाइज हो, वो लीस्ट हो, कम से कम हो, सबसे छोटा हो, तो वो हम कहेंगे वो बेस्ट फिट होगी आपके पास, क्योंकि दो लाइन तो हमने सजेस्ट की है, हमारी ही दो में से एक बेहतर हो सकती है, लेकिन हो सकता है उससे बेहतर भी कोई और हो, तो लीस्ट जिसका एरर होगा वो लाइन सबसे बेस्ट फिट होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या कह रहे होते हैं, लीस्ट कॉन्सेप्ट इसलिए आता है कि एरर जो है वो मिनिमाइज होना चाहिए। सम ये पूरे जितना भी मेरे पास एरर है, यानी जब मैं एरर को कंबाइन करूं फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 से n, जितना भी ये मेरे पास एरर आ रहा है डिफरेंट डाटा सेट के पॉइंट्स का, ये मिनिमाइज होना चाहिए, इसको कम से कम लीस्ट होना चाहिए। अब दूसरी बात यहाँ पे ये देखें कि देखें जब मैं एरर E1 कैलकुलेट करती हूँ, E2 कैलकुलेट करती हूँ, क्योंकि ये मेरे पास लाइन जो मेरे डाटा पॉइंट्स हैं वो या तो लाइन के ऊपर है या लाइन के नीचे हैं, कभी एरर पॉजिटिव आएगा कभी एरर नेगेटिव आएगा। मैंने यहाँ पे एज सच कोई मॉड का फंक्शन यूज नहीं किया हुआ, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव एरर है या कहीं से अगर नेगेटिव एरर आ रहा है तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करना शुरू कर देंगे, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो वो काम चाहिए ना जिसमें मुझे ये एरर जो सामने है वो मेरे क्वेश्चन के अंदर भी, मेरे सोल्यूशन के अंदर भी मुझे नजर आए कि ऐसा है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आप इनका स्क्वायर ले लें, सो डैट कि आपके पास ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो भी पॉजिटिव होगा, तो एरर आपका कैंसिल आउट नहीं करेगा एक दूसरे के इफेक्ट को, तो वो एरर आपके पास एड अप होगा। यानी मतलब कहने का ये कि फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे नेगेटिव एरर मेरे पास आ रहा होता -1, यहाँ ऊपर आपके पास आ रहा होता पॉजिटिव एरर। अब डिफरेंस मौजूद है, एरर मौजूद है, लेकिन +1 -1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते, वो इफेक्ट खत्म हो जाता। तो फिर क्या होता, प्रॉब्लम आ जाती, बजाय ये कि हम इस चीज को मतलब हम एरर एक्यूरेट देखें, वो हमारे पास इफेक्ट कैंसिल आउट होने से खत्म हो रही टर्म। तो इस चीज के लिए फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं आप स्क्वायर ले लें। स्क्वायर में ये होगा कि नेगेटिव जैसे मॉड ले लें, यहाँ पे मॉड और एब्सोल्यूट वैल्यू और स्क्वायर आपस में रिलेट करते हैं एक इक्वेशन से, अगर आपको याद हो अंडर रूट आई थिंक स्क्वायर
होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, कुछ इस तरह से आ रहा होता है। तो उस चीज को मॉडुलस से बेहतर हमने क्या किया, स्क्वायर लिया। उसका मैं बताऊंगी आगे जब आप करेंगे ना डिफरेंशिएशन, वहां पे ये जो स्क्वायर टर्म है ये इजीली सॉल्व हो जाती है। दैट्स वाई फिर हमने क्या किया, हमने इसका स्क्वायर ले लिया टू मेक एरर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज हमने क्या की, लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट का मतलब है एरर मिनिमाइज करें, स्क्वायर का मतलब है कि जो एरर का इफेक्ट है उसको कैंसिल आउट नहीं होने देना, उसको मौजूद रहना चाहिए। दैट्स व्हाई हम स्क्वायर ले लेते हैं। अब हम आ जाते हैं आगे वापस इस पे। तो मैं कह रही थी कि व्हाट मेक्स अ पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन अ गुड फिट। उसके लिए मैंने यही जो कहानी अभी आपको सुनाई है ना, कि कंसिडर अ डिस्टेंस बिटवीन डाटा पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब जो डाटा पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के दरमियान डिफरेंस है उनको देखें, इन सब की लेंथ को एड अप करें। ये जो वर्टिकल लाइंस मैंने नहीं डाली E1 E2 E3 करके, इनको एड अप कर ले, और ये आपके पास एक्सप्रेशन होगी एरर के लिए, किसके दरमियान, डाटा और फिटेड लाइन के दरमियान। और फिर ये एरर मिनिमम होगा तभी हम कहेंगे कि ये बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन है, यानी इसको मिनिमम होना चाहिए। तो ये मैंने फिर एरर आपके लिए किया कि अगर हम फिर को देखें एट x1 मेरे पास y माइनस एफ ऑफ x1 है, x2 के लिए y माइनस एफ ऑफ x2 एरर है, ये डिफरेंस आपको एरर दे रहा होगा। इन जनरल आपके पास ये टर्म जो मैंने अभी ऊपर भी आपको बताई है, ये आपके पास एरर आ रहा होगा। अब मैंने क्या किया, व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज दिस टर्म या दिस एरर। इसको मिनिमम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मसलन अगर हम एड अप करते हैं इन सब एरर्स को, तो सम ऑफ देम आर पॉजिटिव, कुछ एरर इनमें पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे, तो जो इनका होल इफेक्ट है वो उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इन टर्म्स का आप स्क्वायर ले लें कि अगर कोई नेगेटिव एरर है तो वो भी पॉजिटिव हो जाए, और ताकि हमें इफेक्ट नजर आए। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मिनिमाइज दीज एरर बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। इस अब इन दोनों चीजों को देखते हुए हमने कहा कि लीस्ट स्क्वायर मेथड ये होता है। होता क्या है, अब हम ये करने जा रहे हैं कि ये मेरे पास बेटा देखिए एरर है, ठीक है, जो कि स्क्वायर हो चुका है, और उसके सम को हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि हम इसको मिनिमाइज करना चाह रहे थे। तो हम इसको मिनिमाइज देखते हैं कैसे। और मिनिमाइज के लिए हमने कहा है कि हमें ए और बी की वैल्यूज चाहिए ना, कि जो इसको मिनिमाइज करें। तो मैंने वैल्यू पुट की वाई आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई होल स्क्वायर, ये जो ऊपर अभी हमने निकाली हुई थी। और हमने कहा कि क्योंकि ये जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, ए एक्स प्लस बी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। और ए एक्स प्लस बी में मेरे पास जो अननोन है वो क्या है, ए और बी। ए स्लोप होता है, बी आपको पता है वाई इंटरसेप्ट होता है। तो ए और बी की ऐसी वैल्यूज मुझे चाहिए जब मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूं तो इसको मिनिमाइज कर लें। दैट इज कि जब मैं पार्शियल ई बाय पार्शियल ए लेती हूँ तो वो क्या हो, इक्वल टू जीरो, यानी वो पॉइंट्स मुझे चाहिए जो क्या हो, जब मैं फंक्शन के अंदर पुट करूँ तो जीरो वैल्यू आ रही हो, मिनिमम इसको लेके जा रहा हो। पार्शियल ई बाय पार्शियल बी एंड पार्शियल ई बाय पार्शियल ए में कर रही हूँ, ये जो ऊपर मेरे पास एक्सप्रेशन है इसके लिए, एरर के लिए। तो सबसे पहले मैंने इसको पार्शियल ई बाय पार्शियल ए के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया, पार्शियल डेरिवेटिव लिए दोनों साइड पे। इस फंक्शन को, ये जो भी आपने ऊपर बनाया ना, दिस इज ई, इस पे अब हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल बाय पार्शियल ए लगा रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1 से n इंटू वाई आई माइनस ए एक्स आई से कर ले, एक्स आई कर लेते हैं हम, प्लस बी आपके पास होल स्क्वायर। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी तो देखिए ये 2 है, ये शुरू में आ जाएगा आपके पास, समेशन से अंदर में डेरिवेटिव ले रही हूँ, और बाकी आ जाएगा वाई आई माइनस ए एक्स आई प्लस बी, और साथ में ये जीरो हो जाएगी टर्म, क्योंकि इसमें ए नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू ए आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस एक्स आई आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। सॉल्व क्या करना है, -2 को इधर ले जाएं, जीरो हो जाएगा, एक्स आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दे। एक्स आई जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आई वाई आई माइनस ए एक्स आई स्क्वायर माइनस ये वाला साइन माइनस का, माइनस बी एक्स आई आपके पास बन जाएगा, जिसको दोबारा रीअरेंज करके हम अगर लिखे तो वो ये फॉर्म है। ये हमने इस तरह से रीअरेंज करके इसको लिख लिया। दोबारा सेम उसी इक्वेशन को हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी डिफरेंशिएट। जब आप विद रिस्पेक्ट टू बी करते हैं, बस एक चीज ये याद रखनी है कि जब आप समेशन अप्लाई कर रहे होते हैं ना इंडिविजुअल टर्म्स पे तो ठीक है, लेकिन जब आप उसको कांस्टेंट पे अप्लाई करते हैं तो वो एन बी हो जाता है। लाइक एन टाइम आपने किया होगा ना, कांस्टेंट वन जो है वो आपके पास क्या दे देता है, एन दे देता है, आई इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू के लिए। तो वो मैंने वो बस कंडीशन इस पे समेशन यू अप्लाई की है और लिख लिया। दोबारा इसकी फॉर्म भी बना ली। सो एट द एंड पर इस चीज से मुझे मिला क्या, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ए एंड बी।
एक ये इक्वेशन आपको मिली है, कहाँ से, पार्शियल ई बाय पार्शियल ए से आपको ये इक्वेशन मिली है, और पार्शियल ई बाय पार्शियल बी से आपको सेकंड इक्वेशन मिली है। और ये लीनियर इक्वेशन है किस में, ए और बी में, क्योंकि इनकी लीनियर पावर है, यही अननोन है। बाकी ये जो समेशन एक्स आई स्क्वायर कौन से थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपको नोन है, आपके पास एक्स आई मौजूद है, उनका स्क्वायर लेके सम कर लें तो समेशन एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा। वाई आई आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल अगेन नोन है, आप उनका प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। जो चीज यहाँ पे अननोन है, एन इज टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स ना, कितने नंबर है, मतलब जैसे मेरे पास 5 डाटा पॉइंट्स थे तो एन 5 हो जाएगा। जो चीज नहीं पता वो हमें ए और बी नहीं पता। तो अगर मैं इसको लीनियर सिस्टम की फॉर्म में लिखूं, जैसे हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म बनाई थी ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो वो ए कॉलम के लिए मेरे पास क्या बनेगी, वो ऊपर फॉर्म में इसलिए बना रही थी कि ए का कॉलम बने, बी का कॉलम बने एंड राइट हैंड साइड आपके पास को बन जाए। अच्छा जनाब, तो ये मेरे पास आ जाएगी समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू समेशन एक्स आई, बी के लिए मेरे पास आ जाएगा समेशन एक्स आई और एन, और ये मेरे पास अननोन ए बी होंगे इक्वल टू समेशन एक्स आई बाय आई और समेशन बाय आई। ये आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। इसमें हमारे पास नोन क्या चीजें हैं, ये मैट्रिक्स नोन है ए, ये आपके पास वेक्टर अननोन है, और ये वेक्टर बी आपके पास नोन है। तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम हमारे पास क्या बन गया, ए एक्स इज इक्वल टू बी, और विच इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। हम ए इसके प्रोडक्ट से एक्स जो कि हमारे पास क्या है, इसके प्रोडक्ट से हम ए और बी की वो वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे जो वैल्यूज हमारे पास गिवन फंक्शन जो डाटा है उस जब वो पुट करेंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो हमें जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो बेस्ट फिट गिवन डाटा सेट के लिए होगी। तो इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। आज के लेक्चर को अगर मैं एक दफा समराइज करूं तो हमने पहले किया है फर्स्ट पार्ट के अंदर, हमने किया है फॉर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर, जो कि कनेक्ट कर रहा था हमारे फाइनाइट डिफरेंस के टॉपिक को। जहां फाइनाइट डिफरेंस के टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा है सिंपली कि किस फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि दो कंसेक्यूटिव वैल्यू ऑफ का डिफरेंस दे रही होती है फंक्शन की दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज के दरमियान। फिर हमने उसके टेबल को कंस्ट्रक्ट करना सीखा, फिर उस टेबल के अंदर हम लोगों ने ऑर्डर को सीखा कि कितने ऑर्डर तक हम फाइनाइट डिफरेंस टेबल बना सकते हैं, या अगर फाइनाइट डिफरेंस टेबल के अंदर आपके पास सारी की सारी एग्जैक्ट वैल्यूज आ रही होती हैं तो इसका मतलब है कि एग्जैक्ट कोई पॉलिनोमियल होगा और लास्ट कॉलम उसका 0 और सेकंड लास्ट कॉलम हमेशा कांस्टेंट दे रहा होगा इन दैट केस। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल डाटा राउंड ऑफ हो रहा है तो फिर ऐसा नहीं होगा। इन दैट सेंस आपके पास लास्ट कॉलम वो होगा जहाँ पे कोफिशिएंट सारे 0 हो जाएंगे, उनका कोफिशिएंट का सम आपके पास 0 हो जाएगा। फिर हमने एरर लोकेट करना सीखा सिंगल टर्म, ठीक है। हमने कहा कि किस तरह से अगर कोई एंट्री हमारी गलत डाटा मतलब जो है वो फाइनाइट डिफरेंस टेबल के अंदर एंटर हो जाए तो उसको किस तरह लोकेट करना है और फिर उसको किस तरह से ठीक करना है, वो हमने सारी चीजें की। और वो मुझे पता नहीं मैंने आपको ये बात बताई है या नहीं बताई, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। वो हमारे पास थी तब आप पूरा फाइनाइट डिफरेंस का एरर के लिए टेबल देखें, वो सारे का सारा एग्जैक्ट वैल्यूज के लिए, लाइक उसका बड़ा लिमिटेड सा यूज है। दैट्स व्हाई बहुत सी बुक्स में ये वाला टॉपिक कम ही देखने में आया है। वो इसलिए कि इसका यूज लिमिटेड है बिकॉज सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यूज के लिए ही वो बायनोमियल के साथ आपके कोफिशिएंट वैल्यू मतलब मैच करेंगे, राउंड ऑफ के लिए तो नहीं मैच करेंगे ना। तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है सर्टन टाइप ऑफ फंक्शंस को जो कि आपको एग्जैक्ट वैल्यूज दे रहे होते हैं, टेबल जिनका एग्जैक्ट होता है। फिर उसके बाद आपने देखा है कि फाइनाइट डिफरेंस टेबल के अंदर अगर किसी एंट्री को हमने रेफर करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं किसी भी एंट्री को, तो वो हमने कहा कि हम कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंस ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या है, जब दो फंक्शन पे या किसी एक फंक्शन पे अप्लाई हो तो उसको चेंज कर दें, एक नया फंक्शन बना दें, जस्ट लाइक बेसिक मैथ ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि उनमें जो फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर हैं वो कौन कौन से हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जिसमें फॉरवर्ड पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट आप देख रहे हैं उससे अगला पॉइंट का डिफरेंस आ रहा होगा। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में प्रीवियस पॉइंट का आना जरूरी है। सेंट्रल का मतलब है कि लेफ्ट और राइट के पॉइंट, जिस पॉइंट का आपसे कह रहे हैं ना सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर निकालें उसके लेफ्ट और राइट के पॉइंट्स का उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है। एंड देन शिफ्ट ऑपरेटर जो कि यूज हो रहा होता है समटाइम्स रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑपरेटर्स को डिफाइन करने के लिए, वो हमारे पास क्या है, एफ आर एक इंक्रीमेंट मतलब लगा देता है। आप यूं कह सकते हैं कि अगर आप एफ नॉट निकाल रहे हैं तो एफ शिफ्ट ऑपरेटर से एफ वन बन जाता है।
विद दिस हमने वो चैप्टर एंड किया, उसकी एक्सरसाइज पेंडिंग है, वो मैंने आपको उसका सोल्यूशन देना है। तो हमने स्टार्ट किया नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3, विच इज अबाउट इंटरपोलेशन एंड कर्व फिटिंग। इंटरपोलेशन के अंदर हमने इंटरपोलेशन का टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं किया, हमने सिंपली डिफरेंस बिटवीन इंटरपोलेशन एंड कर्व फिटिंग किया। कर्व फिटिंग के लिए हमने कहा कि पूरे डाटा सेट को अगर एक लीनियर लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगेन मैं बता रही हूँ जरूरी नहीं होता, आप डाटा सेट को देख सकते हैं, बहुत सा आपको मटेरियल मिल जाएगा जिसमें पैराबोला से कर रहे होते हैं, किसी और फंक्शन से कर रहे होते हैं, बट हम लीनियर पे रहेंगे, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। अगर मुझे जरूरत महसूस होगी तो मैं करवाऊंगी, अभी हम कर्व फिटिंग में स्ट्रेट लाइन पे हैं। तो हमने कहा कि अगर मेरे पास डाटा सेट है वो स्कैटर्ड है और वो उसको जो हमें ग्राफ चाहिए था स्ट्रेट लाइन वो भी नहीं मिल रहा, वो हमारे पास एक कर्व नुमा वो ग्राफ मिल रहा है लेकिन ओरिजिनल ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, तो अब उसको किस तरह से ठीक किया जाए? तो उसको हमने कहा कि हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उसको ठीक कर सकते हैं, या स्कैटर्ड है तो हम पूरी रेंज ऑफ डाटा पॉइंट के लिए एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। वो स्ट्रेट लाइन बेस्ट फिट टू योर डाटा कैसे होगी? बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या कहता है कि एरर बिटवीन योर डाटा पॉइंट्स एंड स्ट्रेट लाइन शुड बी मिनिमाइज, या आप यूं कह लें स्क्वायर ऑफ एरर, सम ऑफ एरर बिटवीन योर डाटा सेट एंड स्ट्रेट लाइन शुड बी मिनिमाइज्ड। ये जो चीज है ना, ये असल में ये जो चीज है ना, ये पूरी डेफिनेशन आपको आप यूं समझ लें कि ये, बल्कि इसको नहीं, मुझे नीचे वाली को ज्यादा आपको बता दें, ये जो चीज है ना, ये आपको असल में डेफिनेशन दे रही होती है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की। कैसे? एरर सम ऑफ error या sum of difference between your data points and straight line, या square of बल्कि कर ले, sum of square of difference between your data point and straight line should be minimized, इसको कम से कम होना चाहिए। दिस इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। वो किस तरह से हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो आपने देख लिया कि बाय मींस ऑफ स्ट्रेट लाइन, विच जो उसकी इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए और बी हमने फाइंड आउट किए हैं। किस तरह से फाइंड आउट किए हैं? कि ऐसे फाइंड आउट किए हैं कि वो मिनिमाइज करें इस एरर को और वो बेस्ट फिट हो फॉर योर डाटा सेट। और इसके अब क्वेश्चन रह गए हैं, वो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। इस क्लास में मेरा यही था कि आपको एक दफा इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं, हमने किस तरह से जाना है, हमने ड्रॉ किस तरह से लाइन करनी है, आप कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वो जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और साथ ही नेक्स्ट क्लास के लाइक मिड में हम अपने इंटरपोलेशन के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो भी मतलब जो है वो करेंगे। अगेन मैं आपको यहाँ पे ये चीज भी रिपीट करवा देती हूँ कि इंटरपोलेशन का एक पार्ट मैंने आपको बताया है कि ह्यूज डाटा सेट को कनेक्ट कर रहा होता है विद डॉट्स, ठीक है। एक और इसका पार्ट ये होता है कि मसलन मैं आपको 1 से लेके 10 तक डाटा पॉइंट्स देती हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे मैं आपको x दे देती हूँ और इसी पे मैं आपको y दे देती हूँ, यहाँ पे आपके पास आ जाता है y की कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, फंक्शन नहीं दे रही, x और y के डाटा पॉइंट्स दे रही हूँ। मतलब मैं 1 दे रही हूँ, उस पर कोई फंक्शन की वैल्यू दे दी, 2 दे दिया, 3 दे दिया, यूनिट इंटरवल डिफरेंस रख के, और फिर मैं 10 तक आपको दे देती हूँ। और फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे बताएं कि एट 1.5 फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, एट 3.5 क्या होगी। लाइक डाटा पॉइंट्स के अंदर, ठीक है ना, रहते हुए अब डिफरेंट पॉइंट्स आप ले और आप पूछें कि इन पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जबकि फंक्शन आपको नहीं भी गिवन है ही नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इंटरपोलेशन की हेल्प से वो पॉइंट्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं, वो पॉइंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटरपोलेशन आपको हेल्प आउट करेगा, आगे चल के आप देखेंगे हेल्प आउट करेगा आपको किस चीज में, फंक्शन जो पोलिनोमियल है वो कंस्ट्रक्ट करने में और फिर उसकी वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स के लिए फाइंड आउट करने में, जिसमें डिफरेंट मेथड है। जैसे आपने पहले किया है ना, बाइसेक्शन किया, रेगुलर फॉल्सी किया, सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए था। सिमिलरली जो आपके पास इंटरपोलेशन है उसके अंदर एज यूजुअल न्यूटन, उनका बड़ा हाथ है, उनका न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का एक मेथड है, न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस का मेथड है, स्ट्रेलिंग कुछ इस तरह का एक मैथमेटिशियन है, उसका काम। सारी चीजें फिर हम इक्वली स्पेसिंग और अनइक्वल स्पेसेस को भी मैं इंशाल्लाह टच करवाऊंगी। ये सारा काम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक हो क्या? आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम अब टाइम बता देना कब तक है असाइनमेंट का? असाइनमेंट का टाइम 5। अभी भी 5 बजे है?
मैम आपने 4 बजे तो लेक्चर खत्म किया है, तो अब 1 घंटा रह गया, 1 भी नहीं रह गया अब तो। चलो 5:08 तक। मैम थोड़ा टाइम दीजिए, करते मैम नीट करने में टाइम लगता है। बस ये अच्छा करिए, आपने मुझे कहा हुआ है असाइनमेंट बनी हुई है ग्रुप, तो अब आप मुझे दें ग्रुप। मैम बनी भी तो है नीट। चले ठीक है मैम। ठीक हो गया, मैं टाइम देख लीजिएगा, मैं बढ़ा देती हूँ। ओके जी। मेरी अटेंडेंस 1 मिनट, अटेंडेंस शीट नहीं डाउनलोड हुई है। या हो गई है, हो गई है। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।